Hello students, how are you? I hope you would be safe and sound at your home, students. So students, today we'll start what? Activation energy topic. You know students, activation energy concept is very important. It is not important only for your boards, it is also important for your entrance examination because it is a concept. So many questions are asked on this concept. Okay, तो आज हम ये जानेंगे. So students, एक्टिवेशन एनर्जी को अंडरस्टैंड करने के लिए वील हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी. ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? सब तो पहली चीज़ आती है थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है. सो स्टूडेंट्स, पहले मैं इसकी डेफिनेशन देता हूँ. थ्रेशोल्ड एनर्जी, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर रिएक्शन. सपोज मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल देके. सपोज इट इज़ हाइड्रोजन एंड आयोडीन. They combine together to form 2 moles of hydrogen iodide. Okay students, so now listen. Hydrogen or iodine, they'll combine together, they'll react together to form hydrogen iodide. Okay students, so ये दोनों हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन नहीं करेंगे जब तक इनके पास कुछ थोड़ी सी इनके पास एनर्जी ना हो. इन दोनों को कंबाइन करने के लिए, इन दोनों को रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए दे रिक्वायर एनर्जी. आर यू गेटिंग मी? इन्हें ऐसे ही रिएक्शन नहीं करेंगे, इनको कुछ एनर्जी चाहिए होगी. जब तक वो एनर्जी इन रिएक्टेंट के पास नहीं होगी, ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, कंबाइन नहीं करेंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे. एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे सपोज यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? एक छोटा सा अमाउंट ऑफ मनी आपको रिक्वायर्ड होती है. इन द सेम मैनर, जब भी कोई रिएक्शन रिएक्टेंट करते हैं तो रिएक्टेंट कभी भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करते जब तक कि उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ना हो. तो जैसे वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक उनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ वो मनी ना हो. इन द सेम मैनर रिएक्टेंट कैन नॉट स्टार्ट दियर रिएक्शन जब तक कि उनके पास एक थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी ना हो. तो जब इन रिएक्टेंट को वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है तो ये दोनों रिएक्टेंट जो है ना, मतलब सारे रिएक्शंस की जो रिएक्टेंट होता है वो कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे. सो दैट एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट, ताकि वो एक रिएक्शन को स्टार्ट कर सके और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बना सकें, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी. I think it is very easy concept. Again I am telling you, ये रिएक्टेंट जो है ये ऐसी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे. इनको स्टार्ट करने के लिए एक लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और वो लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी जब इन्हें मिल जाती है तो ये रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे. वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इन रिएक्टेंट को चाहिए रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए और रिएक्शन करने के लिए, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. इसको हम लिखते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. सो क्लास इसकी डेफिनेशन लिख लो. थ्रेशोल्ड एनर्जी इज व्हाट? इट इज द minimum amount of energy, it is the minimum amount of energy required to carry out a chemical reaction. Okay class, and you know this threshold energy actually it is represented by E and T. T is representing what? T is representing threshold और E is representing what? E जो है वो represent कर रहा है हमारी एनर्जी को. आई थिंक बहुत सिंपल कंसेप्ट था. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये आता है why these reactants they require energy. इनकी नीड क्या है? जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करें तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होती है. सो हम मनी लाएंगे, उस मनी से हम बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदेंगे, तभी तो हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे. तो इसी तरीके से ये रिएक्टेंट हैं, दे ऑल्सो रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो उस एनर्जी का करेंगे क्या? ये बहुत सिंपल चीज़ है. देखो स्टूडेंट्स, ये रिएक्टेंट है. सपोज ये हाइड्रोजन है और ये आयोडीन है. ओके क्लास, सो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है ना, कभी भी रिएक्शन ऐसे नहीं होता कि ये रिएक्टेंट है और ये दूर हैं और ये रिएक्शन हो जाएगा. इन रिएक्टेंट को कोलाइड करना पड़ता है. आर यू गेटिंग मी? देयर वुड बी अ कोलिजन. So students, I told you
इनको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को ताकि ये प्रोडक्ट बना सके, ओके, या रिएक्शन स्टार्ट कर सके। तो इनको एनर्जी क्यों चाहिए मैंने अभी बताया। एक तो नंबर वन, जैसे ये हमारे रिएक्टेंट है, 1 रिएक्टेंट 2 रिएक्टेंट, इनमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए, ओके। सो कोलाइड करने के लिए, तो ये एक दूसरे से जो कोलाइड करते हैं, एक तो इसमें एनर्जी चाहिए कोलिजन के लिए, दूसरे रिएक्टेंट दूर दूर हैं, तो ये दोनों रिएक्टेंट जो हैं एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के पास मूव करेंगे, तभी तो कोलिजन होगा। सो एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है, एक तो एनर्जी यूज़ हो रही है इन दोनों रिएक्टेंट को एक दूसरे के पास लाने में, और फिर कहाँ एनर्जी यूज़ हो रही है, इनके कोलिजन में। सो ये जो एनर्जी इन्हें चाहिए ना, मिनिमम एनर्जी, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इनको, इन रिएक्टेंट को, वो क्यों चाहिए, ताकि रिएक्टेंट एक दूसरे के पास आ सके, एक दूसरे के पास आ सके और कोलाइड कर सके। कोलाइड करेंगे, कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। सो दैट्स वाई दे रिक्वायर, that is the reason they require the energy that is called threshold energy. So now students, the question is, क्या इन रिएक्टेंट के पास एनर्जी होती है? इनके पास, रिएक्टेंट के पास, आप लोगों को याद है, आई जस्ट वांट टू रिकॉल वन थिंग, हमने थर्मोडायनेमिक में पढ़ा था इंटरनल एनर्जी, हर एटम, हर मॉलिक्यूल्स, इनके पास अपनी एक एनर्जी होती है, ओके। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। वेयर इज द डस्टर, इंटरनल एनर्जी, ओके। सो मैं इसको रैप कर देता हूँ, दूसरी चीज बताता हूँ आपको। सो क्लास, इन रिएक्टेंट के पास अपनी एनर्जी होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। जैसे मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक में, हर एटम मॉलिक्यूल के पास इनकी अपनी एक एनर्जी होती है, ओके, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। सो रिएक्टेंट के पास भी एनर्जी होती है, जिसे बोलते हैं हम इंटरनल एनर्जी। सो स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज, क्या ये इंटरनल एनर्जी इज इनफ टू स्टार्ट द रिएक्शन? जो इनके पास अपनी एनर्जी है, क्या वो इनफ है ये रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए? नो। जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, द मिनिमम एनर्जी फॉर द रिएक्शन, वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है ज़्यादा, जो इनके पास अपनी इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है कम। तो फिर रिएक्शन कैसे करेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ET से, ओके। सो ये जो एनर्जी होती है, ये होती है इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा होती है। इंटरनल एनर्जी जो रिएक्टेंट की एनर्जी, इसको मैं लिखता हूँ, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ER से। ER मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज मोर देन द एनर्जी विच इज पजेस्ड बाय दिस रिएक्टेंट्स। इन रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है, उससे ज़्यादा एनर्जी इन्हें चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी की फॉर्म में, ताकि रिएक्शन स्टार्ट कर सकें। सो क्या करेंगे फिर? रिएक्शन अगर इनके पास इतनी, जो इनकी रिएक्टेंट की एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड के बराबर है ही नहीं, तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट स्टार्ट रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, इनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जैसे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हम, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, इन रिएक्टेंट को हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, ताकि इनकी जो एनर्जी है ना, इट बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये रिएक्शन स्टार्ट कर सकें। बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ था ही नहीं इसमें। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम इन्हें दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैं इसको एग्जाम्पल भी देता हूँ एक इसका। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे इन रिएक्टेंट का मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। सपोज इन रिएक्टेंट की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी जितनी चाहिए, हमने सपोज के 50 किलो जूल एनर्जी इन्हें चाहिए, ओके। और इन रिएक्टेंट की जो अपनी एनर्जी है, जो इनके पास खुद की एनर्जी है, वो कितनी है? वो है 20 किलो जूल एनर्जी। तो इनको कितनी एनर्जी और हमें देनी पड़ेगी ताकि रिएक्शन कर सकें? ऑब्वियसली इनको थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी चाहिए टू स्टार्ट द रिएक्शन। तो इनके पास 20 ऑलरेडी है, 50 एनर्जी इन्हें चाहिए, तो हमें कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? 30 किलो जूल एनर्जी हम इन्हें और प्रोवाइड करेंगे, सो दैट इन रिएक्टेंट की एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये रिएक्शन स्टार्ट कर सके। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल कंसेप्ट। सो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी आर प्रोवाइडिंग टू दीज रिएक्टेंट्स, इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं
एक्टिवेशन एनर्जी, मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इज नोन एज एक्टिवेशन energy. And listen class, activation energy is represented by EA. Okay, so extra amount of energy जो हमने दी ताकि इन रिएक्टेंट की एनर्जी विल बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये रिएक्शन स्टार्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. हमें एक फॉर्मूला भी मिल गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, एक तो रिएक्टेंट की एनर्जी जो इनके पास थी, रिएक्टेंट एनर्जी, प्लस हमने इन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी थी 30, तभी तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हुआ. तो 30 + 20 बिकम्स थ्रेशोल्ड एनर्जी, सो इज इक्वल टू प्लस एक्टिवेशन एनर्जी. ये हमारा एक फॉर्मूला भी बना. सो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द एनर्जी possessed by these reactants and the activation energy, which is nothing but it is what, it is equal to the extra amount of energy which is going to be provided. आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको कंसेप्ट को बताता हूँ, एक ग्राफ की फॉर्म में बताऊंगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट को हम एक ग्राफ की फॉर्म में देखते हैं. ओके, सो इस ग्राफ में स्टूडेंट्स व्हाट आई एम डूइंग, ये दिस इज द एक्स एक्सिस पे हमने लिखा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिया, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं एनर्जी. ओके, सो ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन जैसे आगे आगे बढ़ेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, एंड इट विल रिप्रेजेंट द एनर्जी. सो लिसन स्टूडेंट्स, सपोज इन दिस, अब लिसन, क्योंकि रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है ओरिजिन से, दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. ऑब्वियसली रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा. अगर रिएक्शन ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, है ना, यहाँ पर रिएक्टेंट्स होंगे, ये रिएक्टेंट्स होंगे. तो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, आगे बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा. सो सपोज स्टूडेंट्स, जो हमारे रिएक्टेंट्स है ना, दे आर हैविंग द एनर्जी, उनकी रिएक्टेंट की जो एनर्जी है सपोज इतनी है, इस पॉइंट पे हमने ये एनर्जी लेवल है ना, ये वाई एक्सिस पे इसको ले लिया, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. ई आर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. सिंपल चीज़ है, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट अब भी हम वही मान लेते हैं, रिएक्टेंट है हाइड्रोजन है और आयोडीन है, दो रिएक्टेंट है. इनकी अपनी जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. बट सपोज ये है दिस पर्टिकुलर अमाउंट, हमने कोई सा भी ले लिया यहाँ पे अमाउंट, सपोज ये अमाउंट, दिस इज व्हाट, दिस इज द एनर्जी, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, एंड दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी. एंड यू नो क्लास, इन रिएक्टेंट की एनर्जी जो होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, सो दैट द रिएक्टेंट कैन स्टार्ट रिएक्शन, ताकि रिएक्टेंट स्टार्ट कर सकें. सो ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया, वील हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द रिएक्टेंट ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके. अब मान लो हमने इनको इन रिएक्टेंट्स को एनर्जी दी और इनकी एनर्जी बढ़नी शुरू, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है इनकी एनर्जी बढ़ती है, और एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट पर यहाँ पे पहुँचते ही देखो क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहुँचते ही सपोज ये है हमारी, यहाँ पर पहुँचते ही इनकी एनर्जी जस्ट बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी. हमने इन रिएक्टेंट को एनर्जी दी, इनकी एनर्जी कंटिन्यू बढ़ी, और बढ़ने के बाद एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर इन रिएक्टेंट की एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी. And you know students, at threshold energy what happens, reaction starts. तो जैसे ही रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होती है एनर्जी देने के बाद, तो यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स. यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होगा, सडनली प्रोडक्ट नहीं बनेगा. आर यू गेटिंग मी? यहाँ पर पहुँचते ही जैसे ही रिएक्टेंट की एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, रिएक्शन स्टार्ट्स. ओके, बट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा. रिएक्शन स्टार्ट मतलब ये हमारे दो रिएक्टेंट थे, और ये जैसे ही इनको थ्रेशोल्ड एनर्जी मिली एकदम से ये कोलाइड करना शुरू कर देते हैं. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर इज अ कॉलिजन. ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है. जैसे स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन आयोडीन है, आयोडीन और हाइड्रोजन, ये दोनों यहाँ पर रिएक्टेंट हैं. ओके, ये दोनों रिएक्टेंट हैं यहाँ पर.
अब ये रिएक्टेंट जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचते हैं, यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल, ये दोनों रिएक्टेंट जो है ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। कॉलिजन हुआ, प्रोडक्ट नहीं बना है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, कॉलिजन हुआ है। अब इस कॉलिजन में क्या होता है, ये दोनों रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट है ना, दे फॉर्म अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे व्हेन देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, द रिएक्टेंट विल नॉट बिहेव लाइक रिएक्टेंट, इट विल नाइदर बिहेव लाइक रिएक्टेंट नॉर बिहेव लाइक प्रोडक्ट। इट मीन्स एट दिस पॉइंट जो हमारे रिएक्टेंट है ना तो रिएक्टेंट रहेंगे और ना ही वो प्रोडक्ट रहेंगे, इनके बीच की एक चीज बनेंगे, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन और आयोडीन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड है और ये आयोडीन के बीच की बॉन्ड है। जैसे ही इस पॉइंट पर ये पहुंचते हैं, मतलब कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल, यहाँ पर क्या होता है इनका, ये एक इस टाइप की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बताता हूँ क्या है। ये एक इस टाइप की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको आप पहले इसको लिख लो, फिर उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे ही रिएक्टेंट की एनर्जी जो है इट बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, इस पॉइंट पर आते ही ये दोनों ही रिएक्टेंट जो होते हैं एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं। रिएक्टेंट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद दे विल नॉट फॉर्म, एकदम से प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो जैसे ही कोलाइड करते हैं एक टाइप का एक अलग चीज़ बनती है, उसे ना तो हम रिएक्टेंट कह सकते हैं और ना ही हम उसे प्रोडक्ट कह सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सो इस पॉइंट पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। ये होता क्या है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे, देखो जैसे ये हमारा क्या था, एक रिएक्टेंट था, इट वाज अनदर रिएक्टेंट। यहाँ होता क्या है कि इनके जो हैं, जो आपस में जो बॉन्ड हैं इन रिएक्टेंट के, ये आपस में टूटने शुरू हो जाते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इनके आपस की बॉन्ड ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। देखो आयोडीन के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, मैं इनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दूसरे मार्कर से दिखाता हूँ। इनके आपस के बॉन्ड ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं और नए बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं। सो ये न्यू बॉन्ड जो ग्रीन कलर है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग द न्यू बॉन्ड्स जो इसमें बनने शुरू हो रहे हैं। तो जैसे ही ये थ्रेशोल्ड एनर्जी पर पहुंचते हैं, इनमें कुछ चेंजेस होती हैं, कॉलिजन होता है। कॉलिजन होते ही थ्रेशोल्ड एनर्जी हुई, इक्वल थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी हुई, कॉलिजन हुआ। कॉलिजन से क्या हुआ, इनमें पुराने बॉन्ड्स, ओल्ड बॉन्ड्स जो थे वो ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। ओल्ड बॉन्ड्स है हमारे, ये रेड बॉन्ड्स हैं, ओल्ड बॉन्ड्स, ये ब्रेक होने शुरू होते हैं, ठीक है। और न्यू बॉन्ड्स जो ग्रीन कलर के हैं ना, ये हमारे न्यू बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना तो ओल्ड बॉन्ड पूरे तरीके से ब्रेक होते हैं और ना ही न्यू बॉन्ड्स पूरे तरीके से बनते हैं। आई मीन स्टार्ट हो जाते हैं, टूटना भी साइमल्टेनियसली हो रहा है सारा, बोल्ड बॉन्ड भी टूट रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड्स भी बन रहे हैं। सो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है बना, ना तो ये प्रोडक्ट समझ में आ रहा है और ना ही ये हमारा रिएक्टेंट है, तो है क्या ये, इट इज अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। व्हाई दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो रिएक्टेंट है ना, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट फॉर व्हाट, एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि प्रोडक्ट बना सकें। ऐसी कॉलिजन हुआ, जैसी कॉलिजन हुआ इनके पुराने बॉन्ड टूटने शुरू हुए, न्यू बॉन्ड बनने शुरू हुए। ना तो पुराने बॉन्ड टूटे हैं, ना ही न्यू बॉन्ड अभी पूरे तरीके से बने हैं। सो दे फॉर्म व्हाट, एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, सो इट मीन्स वी कैन से दिस स्टेट, यहाँ पर जब थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाते हैं, जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, दिस पर्टिकुलर स्टेट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्टेट। दिस इज नोन एज, मतलब वो टाइम जब रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं हम एक्टिवेटेड स्टेट। एक्टिवेटेड स्टेट, स्टेट मतलब कंडीशन, एक्टिवेटेड कंडीशन। सो यहाँ पर हम रिएक्टेंट को बोलेंगे, जब ये जहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्टेट, और इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। व्हाट, ट्रांजिशन स्टेट। वाई ट्रांजिशन, बिकॉज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अब जो प्रोडक्ट बनेगा ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की चीज़ है ये जो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना, एक्चुअली दिस लाई इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, दोनों के बीच की चीज़ बन रही है, ये है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इस स्टेट को जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं सारी। ओके, तो जैसे ही रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल इनकी एनर्जी होती है, दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड्स टूटने शुरू होते हैं, न्यू बॉन्ड्स बनने शुरू होते हैं, प्रोडक्ट नहीं बनता है। ओके, नाउ लिसन क्लास, रब कर दो इसको अब तो। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम सेइंग, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ बनता है ये, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बना है ये एक्चुअली अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है और ये शॉर्ट लाइफ मतलब बहुत कम टाइम के लिए ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है ये। तो होता क्या है, जैसे ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, शॉर्ट लाइफ होता है, फौरन जो है ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स हो जाते हैं, ओके, और न्यू बॉन्ड एकदम से बन जाता है और एकदम से एनर्जी रिलीज होती है और ये बना देता है हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पे बन गया HI प्रोडक्ट, ओके, एकदम से प्रोडक्ट बन गया। सो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में ये हो रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते ही क्योंकि वो शॉर्ट लाइफ है और अनस्टेबल है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, सडनली ये ब्रेक हो जाते हैं इसके ओल्ड बॉन्ड और न्यू बॉन्ड्स फॉरन बन जाते हैं और एकदम से ये हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। सो इन दिस प्रोसेस ये जो हुआ ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट बनने का जो पूरा का पूरा टाइम था, जैसे ये बना, इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। आई जस्ट वॉन्ट टू से, जैसे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए, न्यू बॉन्ड बने, तो न्यू बॉन्ड बनते टाइम एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज, ये हमेशा होगा। सो क्लास, यू विल हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जब भी कोई स्टेबल बॉन्ड बनता है, एक स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी रिलीज होती ही होती है। सो ये हाइड्रोजन आयोडाइड की जब बॉन्ड बनेंगे ना, या किसी भी प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे, इफ़ दे आर स्टेबल, तो एनर्जी रिलीज होगी ही होगी। हाँ देखो, ये एनर्जी रिलीज हुई तभी तो ये ग्राफ नीचे आया। अब देखो प्रोडक्ट की एनर्जी कहाँ आ गई, देखो यहाँ आ गई, ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ओके, ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। सो एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पर जैसे ही ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होके न्यू बॉन्ड बनते हैं तो यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। तो क्वेश्चन ये आता है, एनर्जी क्यों रिलीज होती है? अभी जैसे मैंने आपको बताया, एनर्जी स्टूडेंट्स इसलिए रिलीज होती है क्योंकि जब भी एक स्टेबल बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती ही होती है। ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर एनर्जी, कोई भी अगर बॉन्ड बन रहा है और उसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बॉन्ड ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं। एनर्जी इनकी जो हमारे प्रोडक्ट होगी ना, उनकी एनर्जी हमेशा कम होगी। इसलिए कम होगी, अगर एनर्जी कम नहीं हुई तो मान लो ये जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बन गए और बनने के बाद इनकी एनर्जी है ज़्यादा और ये एनर्जी रिलीज नहीं करते, तो क्या होगा, इस पूरे बॉन्ड में, हाइड्रोजन आयोडाइड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेन, कोई प्रेशर होगा। उस प्रेशर और स्ट्रेन की वजह से उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जब भी स्टेबल बॉन्ड बनेगा उनकी एनर्जी रिलीज होगी ही होगी, ये आपको दिमाग में रख लेना है। सो यहाँ पर क्लास एक बार मैं पूरा दिखाता हूँ एक बार और। ये दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, हमने एनर्जी प्रोवाइड करी और रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई जस्ट इक्वल टू द एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी जैसी रिएक्टेंट की होती है, एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं। जैसे ही रिएक्टेंट कोलाइड करना शुरू करते हैं, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं रिएक्टेंट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कुछ न्यू बॉन्ड्स बनने शुरू होते हैं और ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होने शुरू होते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है वो शॉर्ट लाइफ होता है और अनस्टेबल होता है, फौरन ब्रेक हो जाता है और एकदम से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक होके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड बनते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज सडनली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और इन होल प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज और हमारे प्रोडक्ट बन जाता है। ओके क्लास, ये पूरा प्रोसीजर था जो मैंने आपको बताया। ओके, सो स्टूडेंट्स लिसन, we have talked about, this is what activated complex we have already talked about. So class, we know one thing, you know, this is the energy of reactant ER
Here is what? It is the energy of reactant. And listen class, this is what? This is the threshold energy. Okay, so can we write like this? It is ER, इस लाइन से लेके यहाँ तक की जो टोटल एनर्जी है, दिस एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑफ reactant. It is energy of reactant. And from here to here, it is threshold energy. And threshold energy, students, is the energy which is required for the reaction, chemical reaction to start. So ये threshold energy है, and this is what? The energy of reactant. So this is what? It is the extra amount of energy which we have provided. ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमने इसको प्रोवाइड की है ताकि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है इट बिकम्स इक्वल टू द एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड और रिएक्शन स्टार्ट हो सके. सो दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एज यू नो, हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी. सो क्लास, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एंड यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारी एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड, और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. ओके क्लास, सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल है सारे के सारे. अब यहाँ पे हमें देखना है, यू नो क्लास, दिस इज व्हाट? इट इज प्रोडक्ट. ये रिएक्टेंट थे, दीज आर प्रोडक्ट. सो ये जो एनर्जी है, अगर हम इसे एनर्जी की लाइन पर लेके जाएंगे, दिस इज व्हाट? इट इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. हमने इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया, इट बिकम्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. So this is energy of product, this is the energy of reactant, and this is energy of threshold, और ये है हमारी activation energy. Okay students, समझ आ गया आप लोगों के? अब आप इसको देखो एक बार. So students, जैसे मैंने बताया, so this is activation energy, energy of reactant, and ये threshold energy total. So now listen, यहाँ पे हमने देखा, this is the energy of product, this is energy of product, and this is the energy of reactant. अब हम यहाँ देखते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ अगर हम लाइन पे मिला है, तो इससे पता लग रहा है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लोअर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. इट इज क्लियर फ्रॉम हियर. दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यहाँ से यहाँ तक, और ये है यहाँ से यहाँ तक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ये मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. यहाँ से देखो ये है प्रोडक्ट, तो इसको यहाँ से लाइन से मिलाएंगे ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे, तो ये आएगी हमारी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. दिस इज व्हाट? ये रिएक्टेंट की एनर्जी है. सो यहाँ से इस ग्राफ से इट इज क्लियर, वेरी क्लियर, दैट द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, और जब प्रोडक्ट बनता है उसकी एनर्जी होगी रिएक्टेंट से कम. सो हम सिंपली कह सकते हैं इस होल प्रोसेस, इस होल केमिकल रिएक्शन में व्हाट इज हैपनिंग स्टूडेंट्स? एनर्जी इज रिलीजिंग. एनर्जी क्योंकि रिएक्टेंट की ज्यादा थी, प्रोडक्ट की कम हुई है. ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम हुई है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, तो एनर्जी क्या हुई? ऑब्वियसली रिलीज हुई है. आर यू गेटिंग मी? बहुत सिंपल चीज़. रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी होगी कम. जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियसली क्या हुआ? रिएक्टेंट की ज़्यादा थी, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई होगी. सो इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड. एंड यू नो वन थिंग क्लास, जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, हमने थर्मोडायनेमिक में पढ़ा है, उन प्रोसेस को, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो दिस ग्राफ इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग व्हाट? एक्सोथर्मिक प्रोसेस. मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको. हियर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लोअर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एंड दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सिंपल. ओके, अब देखो ये तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. अब हम एंडोथर्मिक प्रोसेस का भी एक ग्राफ होगा. अब ये मैं ये इसके बराबर में बना रखा है, देखो यहाँ पर. सो लिसन, सपोज क्लास, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इट इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एंड दिस इज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी, ET इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ओके, सो हम यहाँ से इसको फिर ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो हुआ, ये हुआ हमारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एंड दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ से यहाँ तक. सो ऑब्वियसली दिस अमाउंट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी हैव प्रोवाइडेड टू द रिएक्शन. ओके, सो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी. हमने इस रिएक्शन को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करी,
ताकि रिएक्टेंट की जो एनर्जी है इट बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्शन स्टार्ट हो सके. सो दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने अभी पढ़ रखा है आज ही के टॉपिक में, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. सो ये हमारा समझ आ गया. अब देखो क्लास, ये जो है ये प्रोडक्ट है हमारा, यहाँ पर बना प्रोडक्ट. इस ग्राफ में प्रोडक्ट यहाँ बन रहा था और इस ग्राफ में प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे. पहले ये ग्राफ नीचे आया था, ऐसे शिफ्ट हुआ था. अब ग्राफ थोड़ा ऊपर हो गया, देखो थोड़ा सा ऊपर गया है ना. यहाँ ग्राफ नीचे आया था, यहाँ ग्राफ थोड़ा ऊपर जा रहा है. ओके, थोड़ा ऊपर है. सो ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है. सो ऑब्वियसली अगर हम इस लाइन को यहाँ से मिलाएंगे y एक्सिस पर, विच इज द लाइन ऑफ एनर्जी, सो इट बिकम्स द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है एंड दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. हम यहाँ से ले लेते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. इसको अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. सो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में देखो दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ओके, एंड दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ product is more than energy of reactant. So students, obviously in this process reactant की एनर्जी कम थी बट प्रोडक्ट जो बना उसकी एनर्जी है ज़्यादा. जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इस पूरे रिएक्शन में क्या हुआ, एनर्जी को एब्जॉर्व किया गया है. क्योंकि एनर्जी रिएक्टेंट की कम थी बट जैसे ही प्रोडक्ट बना तो उसकी प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो गई. सो इट इज़ क्लियर दैट द एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड. और जब जिस रिएक्शन में एनर्जी अब्जॉर्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक प्रोसेस. स्टूडेंट्स हम एक तरीके से और देख सकते हैं. देखो हम जानते हैं चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. ओके, सो इस केस में देखते हैं एक्सोथर्मिक में यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी है ज़्यादा, दिख रहा है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर. सो नेगेटिव पोर्शन इज मोर, ये प्लस पोर्शन है, ये वाला जो है हमारा प्रोडक्ट की एनर्जी. सो रिएक्टेंट की एनर्जी मतलब नेगेटिव पोर्शन इज मोर. अगर नेगेटिव पोर्शन मोर होगा सो ऑब्वियसली डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बिकम नेगेटिव. एंड नेगेटिव डेल्टा एच की वैल्यू किसकी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की. ऐसे ही हम यहाँ देख लेते हैं. देखो यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. इन दिस प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर एज कंपेयर टू रिएक्टेंट. सो दिस पॉजिटिव पोर्शन बिकम्स मोर. अगर ये पोर्शन मोर होगा तो ऑब्वियसली डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव. अगर फैक्टर ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू आएगी प्लस. सो दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द एक्सोथर्मिक. It is exothermic process. I think this would be clear to all of you. बहुत सिंपल है. आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ग्राफ नीचे जाता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस में ग्राफ क्या हो रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है. पता है ये लग तो बहुत आसान रहा है और है भी बहुत इजी है, टॉपिक बहुत इजी, बट पता नहीं क्यों एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. नीट में, आईआईटी में बहुत से इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. देखो एक मैं आपको दिखाता भी हूँ, इसको रब कर देता हूँ, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ. क्वेश्चन आया था, फाइंड आउट विच इज रिप्रेजेंटिंग, फाइंड आउट विच ग्राफ इज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब इसमें ग्राफ दे रखे हैं, देखो फर्स्ट ग्राफ नथिंग इज गिवन, जस्ट लाइक दिस. Second graph, third graph, fourth graph, fourth नहीं दे रखा, चलो none of the above. So this is A option, this is B option, C option and D is none of above. Now observe करो आप क्लास स्टूडेंट्स, इसको जरा ऑब्जर्व करो, कितना सिंपल क्वेश्चन है. देखो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमें पता करना है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए. सो देखो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है,
यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ देखो, तो ये और ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, सो ऑब्वियसली इट बिकम्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, तो ये तो होगा ही नहीं कुछ भी। यहाँ देखो, यहाँ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट is lower than energy of reactant. Energy of product is lower than energy of reactant. So obviously it is the correct answer. This is representing what? An exothermic process. Okay? यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है, इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, सो वी कैन से एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। एनर्जी जब रिलीज होगी तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अब इस टॉपिक में आई थिंक एक ही टॉपिक रह गया, उसको और कवर कर लेते हैं। आप लोग इसको पहले ऑब्जर्व करो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक कराता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, देखो, सो स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्व करो आप लोग। मैंने दो कंडीशंस बना रखी हैं, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। इसमें देखो क्लास, ये दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज द एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी। दूसरे केस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर है, देखो ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी है। सो अगर ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है तो ये क्या होगा? इट बिकम्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पे एनर्जी ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच विल प्रोवाइड इट टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे एक्टिव, इस दोनों ग्राफ में सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी देखो, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है। यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ना, वही बहुत ज़्यादा है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर, तो हमें बहुत ही कम एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी इसकी एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल करने के लिए। आर यू गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी लो, सो वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ताकि रिएक्टेंट की एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई और इस केस में क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी ही बहुत ज़्यादा है, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ही बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें इसकी रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल करने के लिए बहुत ही कम एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। सो दोनों ग्राफ में अगर हम देखें, एक केस में हमें बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, किसमें? फर्स्ट केस में एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसे मैं EA1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। EA1 मतलब फर्स्ट केस की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है और अगर हम सेकंड केस की एक्टिवेशन एनर्जी से कंपेरिजन करें, so obviously activation energy of first case is more than the activation energy of second case. So जब भी रिएक्शन, जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो रिएक्शन would be fast. What I am saying, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की स्पीड के इनवर्सली रिलेटेड होती है। So just write down, activation energy is inversely related with the speed of रिएक्शन। सो यहाँ पर फर्स्ट केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, सेकंड केस में एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो ये इनवर्सली रिलेटेड है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए इज मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए, सेकंड केस A2। सो ऑब्वियसली अगर एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड केस की कम है, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है, तो सेकंड केस का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा ज्यादा। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इसका होगा ज़्यादा और ये होगा हमारा फास्ट रिएक्शन। और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, सो स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो, सो ये रिएक्शन कैसा होगा? हमारा स्लो होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी वुड बी मोर, उसकी रिएक्शन की जो स्पीड होगी, रेट ऑफ रिएक्शन, वो स्लो होगा। ओके, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी स्लो। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? बहुत कम है, सो रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी वेरी हाई और दिस रिएक्शन वुड बी व्हाट? फास्ट। अच्छा, रिएक्शन स्टूडेंट्स हो क्यों रहा है ऐसा, ज़रा बताओ मुझे। सिंपल सी चीज़ है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत कम है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि रिएक्शन हो सके।
इसकी वजह से रिएक्शन स्लो हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ ऑलरेडी रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, हमें बस थोड़ी सी एनर्जी हमने दी, ये देखो कितनी कम एक्टिवेशन है, थोड़ी सी एनर्जी दी, एकदम से रिएक्शन स्टार्ट हो गया। सो इट मीन्स ऑब्वियसली दिस रिएक्शन वुड बी फास्टर, क्योंकि हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ी, ऑलरेडी बहुत थी, जरा सी एनर्जी दी, फॉरन रिएक्शन, सडन रिएक्शन, इट मीन्स द रिएक्शन वुड बी फास्ट एंड दिस रिएक्शन वुड बी स्लो। आगे समझ में आप लोगों की, बहुत सिंपल कंसेप्ट था। अब एक लास्ट टॉपिक जो है इसमें, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, वो और कराता हूं। आप इसको ऑब्जर्व कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं वो कराता हूं। सो लिसन स्टूडेंट, नाउ दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। पहले मैं इसको दिखाता हूं रिवर्सिबल रिएक्शन। लिसन स्टूडेंट्स, ये एक नॉर्मल ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड दिस इज द ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक। दिस इज एंडोथर्मिक, this is endothermic graph and this is exothermic graph. You know we have already talked about exothermic and endothermic graphs. So यहाँ देखो क्लास, यहाँ पर ये जो है, यहाँ से ये है हमारी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो इन दोनों के बीच का ये जो है हमारा, ये क्या है क्लास, ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, पहले मैं इसका दिखाता हूँ, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। सो ये यहाँ से रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, फिर यहाँ से यहाँ पर आके ये प्रोडक्ट बना। ओके क्लास, आप देखो, अब जैसे ये प्रोडक्ट है, यहाँ से रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट बना। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, नाउ दिस प्रोडक्ट विल बिहेव एज रिएक्टेंट। ओके, अब रिएक्शन ऐसे मूव करेगा। सो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी सेम ग्राफ होगा, सेम ग्राफ, बट ऑर्डर वुड बी डिफरेंट, ऑर्डर इसका जस्ट रिवर्स होगा। ये था हमारा नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। और जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो रिएक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। पहले ये जो पॉइंट था, दिस वाज कंसीडर्ड एज प्रोडक्ट, अब यही पॉइंट कैसे कंसीडर किया जाएगा, एज अ रिएक्टेंट, और ये कैसे कंसीडर किया जाएगा, एज अ प्रोडक्ट। सो ये नॉर्मल था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, अब ये प्रोडक्ट बिकम्स रिएक्टेंट एंड दिस बिकम प्रोडक्ट। अब ये यहाँ से, और जो इस पूरा पाथ सेम रहेगा रिवर्सिबल रिएक्शन में, ऐसा नहीं चेंज हो जाए, बिल्कुल सेम, सेम पास सब कुछ। बट होगा क्या, इस केस में भी एक्टिवेशन एनर्जी वुड बी द सेम, यहां पर ही आएगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। सो यहाँ ये जो एनर्जी हुई, क्योंकि अब ये बिहेव कर रहा है एज अ रिएक्टेंट, सो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी हुई, इसको हम बोलेंगे ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब यहाँ से इसको रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि अब ये रिएक्टेंट है, रिवर्सिबल रिएक्शन में दिस प्रोडक्ट इज बिहेविंग लाइक रिएक्टेंट, अब ये रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट से ये इस यहाँ पर ये इट बिकम्स व्हाट, प्रोडक्ट, यहाँ पे पहुंचना है। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए दिस एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सो यहाँ पर अब इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचना पड़ेगा, तभी तो ये प्रोडक्ट बना पाएगा। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए पहुंचने के लिए ये इसकी टोटल एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ये होगी इसकी टोटल एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए होगी। सो क्लास, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, ये थी हमारी नॉर्मल फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो मैं इस एक्टिवेशन एनर्जी के आगे लिख देता हूं F। ओके, एंड दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, दिस इज फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं B। समझ आया आपको? सो इन रिवर्सिबल रिएक्शन नथिंग इज गोइंग टू चेंज, द थ्रेशोल्ड एनर्जी वुड बी सेम, ओके, बट now product will behave like a reactant and reactant will behave like a product। बट इसमें होगा क्या, पहले केस में ये थी एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कर दी, यहाँ से ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है जो, इसको हमने बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कर दी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, जैसे मैंने बताया ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। सो स्टूडेंट्स, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस the activation energy for the backward reaction, B for the backward reaction, देखो ये this activation energy for the exothermic process, और exothermic process के लिए जो backward activation energy है वो forward activation energy से ज़्यादा है। देखो आप, ये backward activation energy है and this is energy activation energy for forward reaction। so exothermic reaction के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन वो लोअर है देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। सो यू विल हैव टू रिमेंबर ओनली दिस थिंग। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए
बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर देन फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहां देख लो ये वाला, दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ पे ये रिएक्टेंट था, दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। सो रिएक्शन इज मूविंग लाइक दिस, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। सो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर व्हाट, इट इज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके क्लास, समझ आ रहा है सबको? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होता है यहां से, and you know this product now it will become what, it will become a reactant, it will become reactant. So reaction is starting from here, and in this case also nothing is, so students, so nothing is going to change in this graph also. This is what, now product will behave like reactant, path बिल्कुल सेम रहेगा जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए था, बिल्कुल सेम, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी सेम है इस केस में, बट हो क्या रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिए, ये यहां से ये इसकी प्रोडक्ट की एनर्जी हुई, नाउ दिस बिकम व्हाट, इट बिकम्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी तो सेम ही है और ये एनर्जी हुई हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी, क्योंकि अ प्रोडक्ट, नाउ दिस प्रोडक्ट इज बिहेविंग लाइक रिएक्टेंट, सो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी. So in this case you can observe this is the activation energy for backward reaction and this is the activation energy for forward reaction. So for endothermic process, activation energy for the forward reaction is more than activation energy for backward reaction. So you will have to remember again this thing. Okay, same thing, बहुत ही सिंपल चीजें हैं. So एक बार आप देख लो इन सारी चीजों को, इनको इसका आप एक फोटो क्लिक कर लेने से पॉज कर लेना वीडियो को, फिर इसको सारा एक बार ड्रॉ कर लेना. सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो. आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक बटन प्रेस ज़रूर करना, और अगर आपको ये पूरा टॉपिक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आपको चाहिए, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. सो टिल देन, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे. और हाँ, अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर करना, बिकॉज कोरोना है, और जब कोरोना है तो किसी को भी हो सकता है, क्योंकि एक ही वायरल इन्फेक्शन है. सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे अहेड.